नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करंट घटनाओं से संबंधित बेहतर हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम अलग अलग सेगमेंट्स के अंतर्गत पिछले एक वर्ष की संपूर्ण घटनाओं को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इन घटनाओं से संबंधित आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इनसे संबंधित प्रश्नों को ठीक कर सके और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। आज जिस खंड पर हम बात करने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की सबसे पहली खबर को देखते हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन विशेष रूप से चर्चा में रहा, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है इस सितंबर महीने में भारत में हुआ था। कौन कौन सी तारीख को भारत में हुआ था? 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ और ये पहला शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन भारत में किया गया। इसी प्रकार से आप इस तथ्य को भी विशेष तौर से ध्यान में रखिए कि इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य थीम था, जो विषय था, वो था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप G20 शिखर सम्मेलन के देशों के बारे में जानने की कोशिश करें, कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें 19 देश शामिल हैं और एक वैश्विक संगठन जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं वो इसमें शामिल है। तो देखते हैं कॉन्टिनेंट वाइज की कौन कौन से देश इसमें शामिल है। जैसे उत्तरी अमेरिका से देखें तो उत्तरी अमेरिका से कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको इस संगठन में शामिल है। उसी प्रकार से अगर साउथ अमेरिका की हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना इसमें शामिल है। इसी तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप से यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और टर्की इसमें शामिल है। और टर्की का कुछ भाग आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री में पड़ता है और कुछ एशिया कंट्री में भी पड़ता है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन नाम का संगठन है जिसमें 27 देश शामिल है वो भी G20 का हिस्सा है। अगर हम एशियाई देशों की बात करें तो इसमें सऊदी अरब, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देश पड़ते हैं। वही यूरेशिया से रशिया देश पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस संगठन का सदस्य है। तो इस प्रकार से ये 19 देश और एक वैश्विक संगठन यूरोपीय देशों का जो संगठन है यूरोपियन यूनियन इसका हिस्सा है। वर्ष 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जब अफ्रीकन यूनियन को इसके 21वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। अफ्रीकन यूनियन सभी अफ्रीका महाद्वीप के देशों का एक संगठन है और उसको विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने के अंतर्गत विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता प्रदान की गई। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो चलिए G20 देशों की G20 शिखर सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानते हैं। नई दिल्ली घोषणा में रूस यूक्रेन तनाव से लेकर धारणीय विकास यानी सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर एक सर्वसम्मत सहमति बनाने में भारत कामयाब रहा। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता G20 शिखर सम्मेलन की, जैसा कि अभी आपको बताई गई थी, अफ्रीकी संघ को स्वीकृति प्रदान करना रहा और इस प्रकार से ये G20 का 21वां देश बना। इसको स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है और अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने से वैश्विक व्यापार, वित्त, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को नई दिशा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण अवसर ये उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार की उम्मीदें अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने से हुई। G20 के बारे में स्पष्ट तथ्यों को, कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेना चाहिए। 1997 में एशियाई देशों में एक संकट आया था जो संकट मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जुड़ा था। तो इसे हम एशियाई वित्तीय संकट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद यानी 97-98 की इस घटना के बाद वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1999 में G20 को स्थापित किया गया था। और इसका जो शिखर सम्मेलन यानी इसमें राष्ट्र प्रमुखों की या सरकार के प्रमुखों की के स्तर पर जो वार्ताएं शुरू हुई, जो शिखर सम्मेलनों की शुरुआत हुई, वो वस्तुतः वर्ष 2008 के
वैश्विक आर्थिक संकट के बाद शुरू हुई, जब वॉशिंगटन में इसका सम्मेलन हुआ। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 2008-9 से इसके समिट्स की शुरुआत हुई। इसका कोई सचिवालय नहीं है और इसमें सदस्य देशों की संख्या, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, 19 देश इसमें है और एक यूरोपीय संघ शामिल है। और इस प्रकार से एक और वैश्विक संगठन इसमें शामिल हो गया है जिसको हम अफ्रीकन यूनियन के नाम से जानते हैं। तो 19 देश और 2 संगठन अब इस समूह के सदस्य हैं। इसका एक अतिथि देश भी है, कौन सा देश है अतिथि? स्पेन, यूरोपीय देश है स्पेन, इसका एक अतिथि देश है G20 का। G20 शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित होता है और 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी। और इसकी जो थीम थी, भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ उसकी थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसमें एक शब्द आपने लगातार सुना होगा जिसको हम शेरपा के नाम से जानते हैं। तो शेरपा क्या होता है? G20 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यावली और कार्यों का समन्वय करते हैं शेरपा। तो हर देश अपने शेरपा का चुनाव करता है। इसी प्रकार से आपने एक और शब्द सुना होगा जिसको हम ट्रोइका के नाम से जानते हैं। तो ट्रोइका क्या है? अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित होती है। ट्रोइका शब्द का जो इस्तेमाल है, ये वर्तमान G20 अध्यक्ष, वर्तमान से पहले जो पूर्व G20 अध्यक्ष थे, इससे जस्ट पहले, और जो होने वाले अध्यक्ष हैं, यानी भविष्य के होने वाले जो अध्यक्ष हैं वर्तमान से, इन तीनों अध्यक्षों को मिलाकर के इन्हें इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ट्रोइका G20 के अंतर्गत। तो ट्रोइका शब्द को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। एक और वैश्विक शिखर सम्मेलन विशेष रूप से चर्चा में रहा जिसको हम ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कहते हैं। इसकी वर्चुअल तरीके से एक सम्मेलन आयोजित हुआ नवंबर 2023 में, और ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन था। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ ये जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था, और इसको आयोजित किया था भारत ने। भारत द्वारा इसको आयोजित किया गया। आयोजित क्यों किया गया? क्योंकि राष्ट्रों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना चाह रहा है भारत, और वहीं ग्लोबल साउथ में अपने नेतृत्व को सशक्त करने के अंतर्गत भी भारत अपनी प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करना चाहता है, और इसीलिए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का उसने आयोजन किया। सामान्य तौर से जब हम ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सामान्य तौर से आप कह सकते हैं कि वैश्विक नक्शे पर सामान्य तौर से दक्षिण गोलार्ध में स्थित देशों का और विशेष तौर से विकासशील देशों का एक ये समूह है जिसमें चीन जैसे देश भी शामिल हैं, लेकिन दक्षिण में स्थित ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे विकसित देश इसके अंतर्गत नहीं आते। इसके सामान्य तथ्यों को हम जानने का प्रयास करेंगे। मुख्य विशेषताएं वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की क्या रही? उद्घाटन सत्र जो कि जनवरी 2023 में हुआ था, उसमें इसकी थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट, इस पर केंद्रित था। और जो समापन सत्र नवंबर 2023 में आयोजित हुआ, जो भारत ने इसका आयोजित किया इस शिखर सम्मेलन का, तो इसमें समापन सत्र की जो थीम थी वो थी ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर पर इसके अंतर्गत जोर दिया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के परिणामों का प्रसार करना। आप जानते हैं कि जैसा अभी आपको बताया गया कि सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ था, तो उसके परिणामों का विकासशील देशों तक प्रचार करना और खासतौर से अफ्रीका के विकासशील देशों तक प्रचार करना, ताकि वो भी इसमें अपनी भागीदारी स्थापित कर सके, और साथ ही उन तक भी अगर कोई बेहतर परिणाम होता है वहां तक भी उसके परिणामों का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत द्वारा किया गया था। यानी G20 निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर एक गति को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए और विकासशील देशों पर विशेष ध्यान देने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री ने एक पहल का भी इसके अंतर्गत उद्घाटन किया। उसका नाम है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दक्षिण पहल के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ज्ञान कोश तथा थिंक टैंक के रूप में कार्य करके विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और इसके अंतर्गत किन विषयों पर चर्चा हुई? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों पर इसके अंतर्गत बात हुई। उसी प्रकार से एनर्जी ट्रांजिशन पर, ऊर्जा परिवर्तन पर बात हुई। ऊर्जा परिवर्तन को आप विशेष तौर से समझ लीजिए,
क्योंकि अलग अलग देशों ने अलग अलग लक्ष्य तय किए हैं कि वो नेट शून्य शून्य कार्बन उत्सर्जन के नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को कब हासिल करेंगे। सामान्यतः वर्ष 2050 तक नेट शून्य कार्बन लक्ष्य को हासिल करना है, यानी उस स्तर पर कार्बन को हम उत्सर्जित करें जितना वातावरण की स्वयं की क्षमता हो उसको एब्जॉर्ब करने की, उसकी सिक्वेस्ट्रेशन की, तो उसको कहते हैं हम नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य। और उसके लिए जरूरी है कि पूरे विश्व में एक प्रकार से ऊर्जा ट्रांजिशन की प्रक्रिया को अपनाया जाए, यानी जैव ईंधनों से हट करके जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। इसी को कहते हैं हम ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा ट्रांजिशन। तो ऊर्जा परिवर्तन पर भी बात हुई और इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग की आवश्यकता है। तो एक तरह से जलवायु अनुकूल कदमों को उठाने के लिए जो फंडिंग की आवश्यकता है उस पर भी बात हुई, जिसको हम जलवायु वित्त के नाम से जानते हैं। डिजिटल परिवर्तन आधुनिक समस्याओं के समाधान में विशेष रूप से चर्चा में है। तो डिजिटल परिवर्तन के साथ साथ महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और आतंकवाद रोधी जैसे विषयों पर इसके अंतर्गत चर्चा हुई। ग्लोबल साउथ के लिए 5C शब्द का भी इस्तेमाल किया गया और भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए 5Cs का भी आह्वान किया। 5Cs का क्या मतलब है? 5Cs का मतलब है कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी, यानी परामर्श करना, सहयोग करना, एक दूसरे के साथ संचार, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, विभिन्न समस्याओं के लिए रचनात्मकता का प्रयोग करना और क्षमता, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्षमता का निर्माण करना, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। ग्लोबल साउथ के बारे में अगर हम सामान्य तथ्यों की बात करें तो ये एक भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल, ऐतिहासिक और विकासात्मक कारकों यानी डेवलपमेंट फैक्टर्स पर आधारित विविध देशों को संदर्भित करता है। ग्लोबल साउथ में जो शामिल देश हैं उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। कई देश ऐसे हैं जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जैसे आप भारत और चीन का उदाहरण ले सकते हैं, और इसी प्रकार से अफ्रीका के अर्ध उत्तरी हिस्से में स्थित सभी देश सामान्य तौर से उत्तरी गोलार्ध के स्थित माने जाते हैं, लेकिन ये विकासशील देशों का एक सामान्य तौर से प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो सामान्यतः शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी सामान्यतः पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऐसे देश जो विकासात्मक मानकों पर आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देशों से थोड़ा पीछे रह गए हैं। इसमें एक लाइन का विशेष तौर से उल्लेख आता है जिसको हम ब्रांट लाइन के नाम से जानते हैं। ये जो रेखा है ये 1980 के दशक में पूर्व जर्मन चांसलर विली ब्रांट द्वारा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर उत्तर दक्षिण विभाजन के दृश्य चित्रण के लिए प्रस्तुत की गई थी। यानी आप देख सकते हैं कि जो ये रेखा प्रस्तुत की गई थी, ये जो रेखा प्रस्तुत की गई, ये इसको हम ब्रांट लाइन के नाम से भी जानते हैं। और ये इस प्रकार से इस रेखा को आप देख सकते हैं और सामान्य तौर से एक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर इस लाइन को प्रस्तुत किया गया था और उत्तर दक्षिण विभाजन को सामान्य तौर से प्रस्तुत करती है। ये जो रेखा है ये वैश्विक आर्थिक विभाजन का प्रतीक भी मानी जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ करके अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया के देशों जैसे भारत और चीन के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए महाद्वीपों में एक तरह से टेढ़ी मेढ़ी जाती है। तो ग्लोबल साउथ के बारे में कुछ सामान्य तथ्य थे। एक और शिखर सम्मेलन लगातार चर्चा में रहा पिछले वर्ष, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और जो इंडोनेशिया की जकार्ता में हुआ। कौन सा शिखर सम्मेलन है? आसियान भारत शिखर सम्मेलन। कहाँ संपन्न हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में ये शामिल हुआ। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया। ये 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था और भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए एक 12 सूत्रीय प्रस्ताव भी इसके अंतर्गत पेश किया। और किन विषयों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया? कनेक्टिविटी, लोगों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करना। आज जानते हैं किन्हीं भी देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने की एक प्रारंभिक शर्त हो चुकी है, तो कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। कनेक्टिविटी न केवल लोगों के बीच बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी, ताकि आर्थिक एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। तो इसी के कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अंतर्गत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है आजकल डिजिटल परिवर्तन लाना, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव स्थापित करना, समकालीन चुनौतियों का समाधान करना, लोगों से लोगों के बीच संपर्क स्थापित करना और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना, ताकि साउथ ईस्ट एशिया से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके और भारत उसमें मदद कर सके, भारत उसमें एक भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को एस्टेब्लिश कर सके, स्थापित कर सके। 10 देश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह में सामान्य तौर से स्थित हैं। कौन कौन से देश माने जाते हैं ये? जैसे
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इसके अलावा मलेशिया का ये हिस्सा है, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनई दारुसलाम। और ये सामान्य तौर से देश माने जाते हैं। एक और देश की सदस्यता पर सामान्य रूप से विचार चल रहा है, आप जानते हैं, उसकी सदस्यता को भी फाइनल किया जाना है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी, थाईलैंड में। संस्थापक देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके अंतर्गत शामिल है। अगर हम संगठन के लक्ष्य की बात करें तो इस क्षेत्र में यानी साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत इसके लक्ष्यों में शामिल है। अगर हम इसके अध्यक्षता की बात करें तो अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती रहती है और वर्तमान में समूह के जो सदस्य हैं वो अभी आपको बताया किस प्रकार से 10 देश इसमें शामिल है और एक सदस्य को शामिल करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम, इस पर भी विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये लगातार चर्चा में था और चर्चा में इसलिए था क्योंकि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब हुई थी? 1948 में। तो 1948 में हुआ था और भारत की राष्ट्रपति ने हाल ही में मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा की ऐतिहासिक 75वीं वर्षगांठ को मनाते हुए नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम, एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स की वार्षिक आम बैठक में और द्विवार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया और इसी कारण से ये चर्चा में है। मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए इसके अंतर्गत कानूनी ढांचे से अलग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नैतिक कर्तव्य पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। इसके अंतर्गत ये मानना है कि अलग अलग देशों के द्वारा जो मानवाधिकारों की समस्या से निपटने के लिए जो कानूनी ढांचा अपनाया गया है उससे अलावा जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने नैतिक कर्तव्य को भी इसके अंतर्गत समझे, वो भी मानवाधिकारों की समस्या के समाधान के लिए जरूरी है। इस मंच की स्थापना कब हुई थी? इस मंच की स्थापना 1996 में हुई थी। संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को ये एकजुट करता है ये मंच। इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख मानवाधिकार चुनौतियों का समाधान करना और इसके अंतर्गत 17 पूर्ण सदस्य शामिल है और 8 सहयोगी सदस्य इसके अंतर्गत शामिल है। जब हम पूर्ण सदस्य की बात करते हैं तो पूर्ण सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए यानी पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान को पेरिस सिद्धांतों में निर्धारित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, उनका पालन करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं जो आंशिक रूप से पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन करती है उन्हें सहयोगी सदस्यता के प्रदान की जाती है और यही कारण है कि इसमें 17 पूर्ण सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। अगर हम एशिया प्रशांत के लक्ष्य की बात करें तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में एशिया प्रशांत मंच की बात करें जो मानवाधिकारों पर स्थापित है तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की स्थापना को बढ़ावा देता है और सदस्य जो है वो NHRI को उनके प्रभावी कार्य में सहायता भी प्रदान करते हैं। अगर हम इसके कार्यों की, सेवाओं की बात करें तो ये क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मुद्दों पर सदस्यों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही कई संगठनों के साथ सहयोग भी करते हैं जो यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन का एक महत्वपूर्ण संगठन HR पर कौन सा है, ह्यूमन राइट्स पर कौन सा है? ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन, ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन महिला और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जैसे संगठनों पर के साथ ये सहयोग स्थापित करता है और संगठन लगातार चर्चा में रहा जो विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है जिसको हम G77 के नाम से जानते हैं। G77 के नाम से हम इसे भले ही जानते हैं लेकिन लगभग इसमें 134 देश, विकासशील देश स्थित हैं। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि चीन और G77 के सदस्य तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए थे। कहाँ एकत्रित हुए? अफ्रीका के देश युगांडा की राजधानी कंपाला में एकत्रित हुए और उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई जो व्यापार से जुड़े हुए थे, निवेश से जुड़े हुए थे, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर इसके अंतर्गत चर्चा की गई। इस सम्मेलन की, इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी लिविंग नो वन बिहाइंड, इसकी थीम थी।
ये सामान्य तौर से आप देख सकते हैं कि G77 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पर भी हरा कलर है। तो लैटिन अमेरिका के देश इसमें स्थित हैं, अफ्रीका के अधिकांश देश इसमें स्थित हैं, उसी प्रकार से एशिया के देशों की एक बड़ी संख्या इसमें अवस्थित है। इसका जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो चीन को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है, लेकिन G77 के बहुत से ऐसे देश हैं जो चीन को भी इस संगठन का सदस्य मानते हैं, हालांकि चीन अपनी सदस्यता को इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं करता। सामान्य तथ्य देख लेते हैं, कब स्थापित हुआ G77? 15 जून 1964 को यह स्थापित हुआ, अस्तित्व में आया। जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको अंकटाड के नाम से जानते हैं, उसके पहले सत्र के दौरान एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। G77 समूह में अगर चीन को छोड़ते तो इसमें 134 सदस्य देश हैं। चीनी सरकार खुद को सदस्य नहीं मानती है, बल्कि एक भागीदार मानती है जो समूह को राजनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लेकिन चीन जो दूसरे समूह के सदस्य हैं, G77 समूह के सदस्य हैं, वो चीन को अपना सदस्य बताते हैं, सामान्य तौर से अपना सदस्य बताते हैं। वर्ष 2023 में एक संगठन विशेष रूप से चर्चा में रहा और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा संगठन है, कौन सा समूह है, इसको हम जानते हैं L69 समूह के नाम से। क्या करता है ये संगठन? ये बीते साल यानी सितंबर में 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए L69 समूह के देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान मुलाकात की। यानी पिछले साल वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आम सभा की बैठक हुई, जिसको हम महासभा के नाम से जानते हैं, 78वें सत्र की, तो उसी दौरान L69 समूह के देशों ने एक मीटिंग करी और इस मीटिंग के माध्यम से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने की वकालत की। उस मांग पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। L69 का मतलब क्या है? ये वस्तुतः रेजोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन नंबर L69 ऑफ 2008, ये वर्ष 2008 का एक रेजोल्यूशन है जिसको हम L69 के नाम से जानते हैं। और उसी ये अलग अलग देशों का, लगभग 40 से अधिक देशों का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के विस्तार की डिमांड रखता है, उसमें सुधार की डिमांड करता है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमजोरियों को पहचानने पर और देशों के L69 समूह ने यूनाइटेड नेशन में सुधार लाने की दिशा में अपने प्रयासों में एक नया जीवन स्थापित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को इस सत्र के दौरान अभिव्यक्त किया। सामान्य तौर से इसके और तथ्यों को जान लेते हैं। L69 क्या है? सुधार समर्थक सदस्य देशों का एक समूह है जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल हैं और 40 से अधिक देश इसके अंतर्गत शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी, अस्थायी सदस्यों और साथ ही व्यापक सुधार प्राप्त करने के सामान्य उद्देश्यों से एकजुट हुए हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्य थे जो आपको पता होना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अलग अलग खंड के अंतर्गत हम सभी घटनाओं को, पिछले एक वर्ष की संपूर्ण घटनाओं को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पहले भी इंटरनेशनल अफेयर्स से संबंधित कई एपिसोड आपके सामने आ चुके हैं। आने वाले समय में भी कुछ एपिसोड आपके सामने आएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इन सभी प्रोग्राम से आप लाभ उठा रहे होंगे। आपकी प्रारंभिक परीक्षा के अधिकांश टॉपिक्स को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा और करंट घटनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें सोल्व करेंगे और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।